अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवा हफ्ते निगरान हुकूमत ने खुसूसन एपेक्स कमेटी ने निगरान वजीर आज़म की सदारत में बड़े अहम फैसले लिए। इन फैसलों में चंद पे तो अमल दरामद होता हमें नजर आना शुरू पहले से ही हो चुका था, जिसमें स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, उन तमाम अशिया खुर्दोनोश जिनकी हमेशा कीमतें पाकिस्तान में ज़्यादा रहती हैं, चाहे वो वीट हो चाहे वो चीनी हो। बहरहाल इसके समरात भी हमें नज़र आते रहे, लेकिन बहरहाल एपेक्स कमेटी का जो फैसले हुए उसमें यह भी था कि स्मगलिंग के खिलाफ, अशिया खुर्दोनोश की जो स्मगलिंग की जाती है या अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर जो स्मगलिंग की जाती है या डॉलर माफिया है, इसके खिलाफ क्रैकडाउन होना है। साथ में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये था कि 31 अक्टूबर तक निगरान हुकूमत ने एक डेडलाइन सेट कर दी कि तारकीन वतन का इनखला रजाकाराना तौर पर कराया जाए, जबकि 31 अक्टूबर के बाद निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में ये कहा कि जिसके बाद जबरी बेदखली की जाएगी, क्योंकि ये फैसला किया जा चुका है कि पाकिस्तान की ये तकदीर नहीं हो सकती कि इसमें मुख्तलिफ गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहें। बहरहाल इस फैसले के ऊपर भी अमल दरामद कराना है। बिजली की चोरी के हवाले से भी आपने देखा कि उसके खिलाफ भी जो फैसले लिए गए उस पर भी अमल दरामद हो रहा है। लेकिन ये जो दो बड़े फैसले हैं, जिसमें स्मगलिंग, डॉलर माफिया, जिसमें गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर हैं उनका इनखला 31 अक्टूबर तक, इसमें सूबों का बड़ा अमल दखल है। खुसूसन दो सूबे हमारे बड़े अहम हैं, जिसमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि जो तारकीन वतन हैं उनमें बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की है, जिनको रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक उनका इनखला करना है। और उसके बाद जाहिर है कि फिर जो जबरी बेदखली की बात की जा रही है उसका मैकेनिज्म को कि हुकूमत अभी सामने नहीं लेकर आई, वो किया जाएगा। इसी हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से भी जो सरफराज बुगटी साहब ने हमें कहा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसमें अफ़गान बाशिंदों की शमूलियत या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो जनवरी से लेके अब तक जितने वाक़यात हुए हैं ऑलमोस्ट हाफ में उनके नाम सामने आए हैं। तो लिहाजा ये सूबों के लिए अमन व अमान का भी मसला है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी जो बातें की गई उसमें बलोचिस्तान का सूबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज हमने दावत दी है, इन फोकस हैं हमारे साथ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइन एंड गिविंग योर टाइम ऑन द शो। क्योंकि जाहिर है कि फ़ैसलों पर अमल दरामद सूबों ने कराना है, जो एपेक्स कमेटी के फ़ैसले हुए हैं, और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि कई अहम फ़ैसले हैं जिन पर आपका सूबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो मैं चाहूँगी कि पहले हम स्मगलिंग के हवाले से और डॉलर माफिया का जो क्रैकडाउन है उसके हवाले से बात करें। क्या इसका आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब इसके दायरेकार को क्या मज़ीद वसी करना है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया, आपने अपने प्रोग्राम फोकस पे हमें दावत दी और हमारी बातें सुनने के लिए, मसाइल के हल के लिए। देखिए जी, एपेक्स कमेटी के हम चारों वज़राए आला जो हैं मेंबर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एपेक्स कमेटी में होने वाले फैसलों पर पूरी तरह से अमल दरामद कराया जाएगा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज़ कर दिया है। अच्छा, डॉलर माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके नतीजे में डॉलर नीचे आ रहा है। कार्रवाइयों में मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं, लेकिन हम एपेक्स कमेटी के फैसलों पर बाकायदा अमल दरामद कराएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपने क्योंकि ऑलरेडी क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है और आपने बिल्कुल बजा फरमाया और नज़र भी आ रहा है कि रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम हो रही है या मज़ीद जो है वो ताकतवर हो रहा है रुपया एज़ कम्पेयर टू द डॉलर। अब मुझे ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि मुश्किलात भी सामने आ रही हैं, लेकिन तब भी ज़ाहिर है कि ये एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल जारी रहेगा, तो मुश्किलात किस किस्म की सामने आ रही हैं अली मर्दान साहब? देखिए जी, मुश्किलात आपको पता है, सियासी लोग हैं, कुछ सिफारिशें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें आती रहेंगी और इंशाल्लाह हम हर तरह से इनको फेस करेंगे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉलर माफिया में सियासी लोग मुलव्वस हैं या फिर सियासी लोग डॉलर माफिया को बचाने के लिए? मुलव्वस मैं नहीं कह रहा,
आपको पता है सिफारिशें तो आती रहती हैं जी। बेशक बेशक। तो एक चीज़ जो लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डॉलर माफिया के खिलाफ या स्मगलिंग के खिलाफ आप लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं उनको भी क्या पर्चे काटे जा रहे हैं, उनको बंद कर, क्योंकि चीज़ें सामने तो आ रही हैं कि जी ये बरामद हो गया, यहाँ से इतनी गंदम, इतनी चीनी, इतनी दूसरा गुड्स जो है क्या कहते हैं स्मगल्ड कपड़ा बरामद हो गया, लेकिन उसके पीछे जो माफिया है, जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? देखिए जी, हमारी एजेंसियां उन तक पहुंचने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं और इंशाल्लाह जल्द उन पर भी हाथ डाला जाएगा। क्योंकि सरफराज मुफ्ती साहब ने कहा था कि नेचुरली ये ऊँटों के ऊपर तो स्मगलिंग नहीं हो रही, ट्रकों के जरिए हो रही है, इसमें बिल्कुल महकमे मुलव्वस हैं। इसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ वेरी क्लियर कि अगर उनके यहाँ से कोई इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशन की लेवल पर या सिक्योरिटी पर्सनल के लेवल पर, कोर्ट मार्शल की भी उन्होंने अहकामात दिए, ये सरफराज मुफ्ती साहब का कहना था। तो क्या उन कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है या अभी होगा? नहीं जी, बिल्कुल उन पर आगाज हो चुका है और इसमें जो ऑफिसरान जिन महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके खिलाफ भी इंशाल्लाह जल्द कार्रवाई का आगाज़ बल्कि शुरू हो गया है, मज़ीद जो है उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ठीक। तो आप समझते हैं कि स्मगलिंग में पे काबू पा लिया जाएगा? इंशाअल्लाह अज़ीम। ठीक। अफगान महाजरीन के हवाले से बात करते हैं, या मैं ये कहूँ अफगान बाशिंदों के हवाले से, या डिफरेंट जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं जिनका इनखला 31 अक्टूबर तक करना है, उसके हवाले से हमें ज़रा डिटेल्स बताइएगा, क्योंकि रज़ाकाराना तौर पर तो बहुत से हमें पता है कि ख़ानदान दर ख़ानदान जाने शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में जो तारकीन वतन हैं उनकी कोई तादाद, कोई एस्टिमेट है? देखिए जी, अफगान महाजरीन के हवाले से नादिया, गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान महाजरीन को इनके मुल्क भिजवाने के लिए डेडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। अच्छा। पुलिस ने क्वेटा से आज तक 100 के लगभग अफगान महाजरीन गिरफ्तार किए हैं, जिनको ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद उनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। सही। जबकि अब तक 22,000 अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। अच्छा। महाजरीन की जायदादों, कारोबार और मुलाजमतों से मुतल्लिक भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अच्छा, ठीक। यानी आपने कहा कि 100 के करीब आज ही क्वेटा से जो है वो जो अफगान बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर थे उनको पकड़ा गया और आप लोग अब प्रोसेस कर रहे हैं टू सेंड देम बैक। और इसके साथ साथ आपने कहा कि 22,000, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स द फिगर यू हैव गिवन, कि 22,000 ऐसे तारकीन वतन हैं जो बलूचिस्तान के सूबे में मौजूद हैं। क्या ये तमाम तर अफगान बाशिंदे हैं या दीगर और भी मुमालिक हैं इसमें? नहीं जी, बलूचिस्तान में तमाम तर अफगान बाशिंदे हैं जी, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा, आपने कहा कि चाहे उनकी जायदादें हों, चाहे उनके बिजनेसेस हों, तो क्या मतलब उनका फुटप्रिंट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है बलूचिस्तान में कि उन्होंने बाकायदा बिजनेसेस भी रखे हुए हैं और जायदादें भी बनाई हैं? जी, जाहिर सी बात है, इतने अरसे से वो रह रहे हैं तो उन्होंने जायदादें भी बनाई हैं और कारोबार भी यहाँ पर उनका है, चल रहा है। तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक तमाम मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। उसके बाद जो कमेटी फैसला करेगी, जो उनकी पॉलिसी होगी, उसके मुताबिक इनके जायदादों और कारोबारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अली मर्दान साहब, क्योंकि आपने कहा कि एपेक्स कमेटी के फैसले जो हैं, ज़ाहिर आप लोग मेंबर्स हैं, तमाम तर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अमल दरामद भी कराना है क्योंकि स्टेट ने यह फैसला ले लिया है, लेकिन इसके हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से जिस तरह से किया जा रहा है। इसी तरह से ANP के एमल वली साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा है, और इसको वो इस तरह से कल परसों के रोज़ जो है वो हमारे शो में एम्बेसडर साबिक सफ़ीर जो हैं अयाज़ वज़ीर साहब, वो भी कह रहे हैं कि पहले भी एक मशक हुई थी, लेकिन उसमें हो ये रहा था कि जहाँ भी पाकिस्तान में किसी को पठान नज़र आते थे वो उनको अफ़गान
होने के शुबा में पकड़कर और जो है वो मुल्क बदर करने के पर तुले हुए थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस तनकीद के ऊपर, तो पहले आप अपने तासुरात दीजिए कि क्या ये तनकीद बजा है? देखिए जी, तनकीद भी होगी, मुखालफत भी होगी, रुकावटें भी आएगी, लेकिन हम एपेक्स या SIFC जो हमारा फोरम है उसमें जो फैसले होंगे हम उन पे अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। सही सही, क्योंकि अभी मस्तूंग का जो वाक़या हुआ था और अमन व अमान की सिचुएशन पे अगर मैं ज़िक्र करूं तो बलूचिस्तान ज़ाहिर है अमन व अमान की सिचुएशन अब तर ही रही है, और हाल ही में जो वाक़यात हो रहे हैं खुसूसन मस्तूंग के हवाले से, उसमें पहले तो हमें बताइएगा कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई है। नादिया, मस्तूंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उस पे हमारी एजेंसियां जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। हालिया वाक़यात समेत गुज़िश्ता कुछ सालों से अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। मस्तूंग अमन व अमान के हवाले से एक हसास इलाका है। हसास इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों का गढ़ बना हुआ है। तमाम सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो मस्तूंग में दहशतगर्दी के खात्मे पर है, और इंशाअल्लाह मस्तूंग में अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात मौसर बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्द मस्तूंग वालों को अमन देंगे। मस्तूंग के हवाले से अभी और कोई पेशरफ, मतलब लाइक अभी आप बता नहीं सकते कि इस वाक़े के पीछे कौन मुलव्विस थे? उस पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे वाज़ा तो हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और मीडिया के सामने भी लाएंगे। जी अली मर्दान साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी साहब। अली मर्दान डोमकी साहब, क्योंकि मैंने जिक्र अभी किया था मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद का, और आपने कहा मुखालफत भी होगी, तनकीद भी होगी, लेकिन बात आती है कि यहाँ पर एक वोट बैंक है, और जाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम का भी वोट बैंक बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो आपको लगता है कि किसी किस्म की रुकावटें पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से हो सकती हैं इन सेंडिंग तारकीन वतन बैक? जी बिल्कुल हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे आपने बताया मौलाना फजलुर रहमान साहब उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ पे क्लियर हूँ कि हमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं हमारे उस फोरम से, SIFC और एपेक्स से, तो हम उस पर क्लियर हैं कि हम इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद कराएंगे। ठीक है, आप अमल दरामद कराएंगे, क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं, लेकिन आपने क्वेटा का भी जिक्र किया। लेकिन अली मर्दान साहब, एक आम ख्याल ये होता है कि जब भी इस किस्म के क्रैकडाउन्स होते हैं तो जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स भी होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा क्रैकडाउन होता है, उनको वापस भेजा जा रहा होता है, लेकिन असल जिनको भेजना होता है उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। नहीं जी, अब बिल्कुल आप कह सकती हैं कि पहले शायद ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अब बिल्कुल हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उस मेन टारगेट पर ही इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा। जो इसमें मुलव्विस हैं, जो उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश होगी कोई गरीब या जिसका इससे कोई ताल्लुक ना हो, बेगुनाह इसके जद में ना आए। अच्छा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने 100 के करीब अशियाँ हैं जैसे फिर बैन कर दिया कि ये नहीं की जाएंगी ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। अब तक आप मुझे बता सकते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में क्या क्या चीज़ें थी ऐसी जो स्मगल हो रही थी? देखिए जी, उसमें चीनी है, आटा है, बहुत सारी चीज़ें जी, सीमेंट जा रहा था, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, अफगान ट्रेड के हवाले से हमने ऐसी मौसर हिकमत अमली पर काम करना है जिसके तहत पाकिस्तान की माशियत पर मनफी असरात ना हों। जिन एक इससे मुतल्लिक भी हमारी कोशिश होगी कि वो टारगेटेड जो चीज़ें हैं मेन जो वहाँ पर अपना जहाँ स्मगल हो रही हैं और
उसके बदले में जो रुकावटें आएंगी उसको हमने कैसे फेस करना है, उसके लिए भी हम रास्ते तलाश कर रहे हैं जी। अच्छा, यानी एक मैकेनिज्म पूरा तरतीब दिया जा रहा है कि किस तरह से आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड में स्मगलिंग को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके अली मर्दान साहब, आप ये बताइए कि क्योंकि आपने अमन व अमान की सिचुएशन के हवाले से जिक्र किया, तो क्या अमन व अमान की सिचुएशन आज आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है, अबतर है, नाजुक है? किस तरह से रेट करेंगे बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को? देखिए जी, अमन व अमान की सूरत हाल वैसे तो अंडर कंट्रोल है, बेहतर है। ये जो मस्तंग वाला वाक़या है, ऐसे वाक़यात पूरे पाकिस्तान में होते रहे हैं। और सिर्फ मस्तंग के हवाले से मैं बात करूं तो जी, मस्तंग काफ़ी अरसे से ऐसे वाक़यात और ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात पे जो है टारगेट रहा है जी। सही। तो क्या इलेक्शंस, क्योंकि जाहिर है आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, और इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा है, अभी तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमन व अमान की सिचुएशन बलूचिस्तान की इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल ठीक है, यानी इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे जी। आप, जबकि जाहिर है कि विद लिमिटेड पावर्स हैं एज सीएम बलूचिस्तान, लेकिन आपसे पहले जो हुकूमत थी उसमें जो आखिरी वज़ीर आला गुजरे हैं उनके हवाले से बड़ी शिकायत थी और वहाँ की सियासी जमातों को थी, लोगों को थी। अब मुझे ये बताइए कि आपकी तरजीहात में क्या है, यू नो, एज द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर? जी, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बलूचिस्तान में साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। हम गवर्नेंस की तरफ बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तमाम महकमों के लिए वर्क प्लान तश्कील दिया है जिसका मुस्तकिल जायज़ा ले रहा हूँ मैं। अच्छा, सही। तो इसके अलावा और कोई चीज़ बलूचिस्तान में जो आप समझते हैं बतौर सीएम, एटलीस्ट जब तक आप हैं, जब तक ये सेटअप है, आप चाहेंगे कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए कर गुजरें? देखें जी, बलूचिस्तान में मसाइल तो बेतहाशा हैं, जिसमें पीने का साफ पानी है जी, एजुकेशन है, हेल्थ है। हम अपने मखसूस वक्त में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों को सहूलियात फराम करें और मैंने वाज़ेह रोड मैप तश्कील दिया है। अच्छा। हमने ऑनगोइंग स्कीमों के लिए खतीर रकम रखी है। जिस तरह आपने कहा कि सबका हुकूमत या वज़ीर आला, ज़ाहिर है जी उन्होंने जो नहीं किया हम करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने जो हमारा मखसूस वक्त के लिए हम आए हैं, हम इलेक्शन के साथ साथ लोगों के लिए जितनी खिदमत कर सकते हैं, उनके मसाइल हल कर सकते हैं, हम मसाइल हल करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया अली मर्दान डोमकी साहब, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, हमारे साथ थे। कहते हैं कि एपेक्स का जो फैसले हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाएगा, बावजूद इसके कि कई मुश्किलात हैं इसमें, स्पेशली द क्रैकडाउन ऑन स्मगलिंग एंड डॉलर माफिया। सिफारिशें भी आती हैं, चाहे वो सियासतदानों की हो या दीगर जगहों से, लेकिन इस मर्तबा किसी की सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी, चाहे कितनी भी मुखालफत हो। जो तारकीन वतन के हवाले से फ़ैसला है उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा, जो स्मगलिंग क्रैकडाउन के हवाले से है उस पर भी किया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इसी तरह रवां हफ्ते, जिस तरह से मैंने आगाज में जिक्र किया था, रवां हफ्ते सिंध की जो एपेक्स कमेटी है उसका भी इजलास हुआ। निगरां वजीर आला की जेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी शिरकत की। इसमें भी हसास नौयत के अहम फैसले लिए गए और जाहिर है कि ये फैसले स्मगलिंग के हवाले से, मईशत के हवाले से जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, यानी कि जो मईशत को नुकसान पहुँचाती हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज वेरी
कैटेगोरिकली ही सेड कि इस हवाले से जितनी भी ऐसी कोई गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उन पर क्रैकडाउन होना चाहिए है। बताया गया है कि वहाँ पर बाकायदा प्रेजेंटेशंस भी दी गई हैं और जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनके इनखला के हवाले से भी बात हुई, डॉलर माफिया के हवाले से भी बात हुई, जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन है, यानी सिंध के जो कच्चे के इलाके में डाकुओं के हवाले से ऑपरेशन जिसका हमने बड़ा जिक्र सुना है निगरां वज़ीर दाखिला सिंध के से भी कि उसकी तैयारियां की जा रही हैं, उसकी काबीना ने मंजूरी भी दी थी। तो लिहाजा इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं आज रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, निगरां वज़ीर आला सिंध। थैंक यू सर सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। सो एपेक्स कमेटी के हवाले से सर जो सारे फैसले हुए हसास नौयत के, जैसे कि मैंने जिक्र किया, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है 31 अक्टूबर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई है, सिंध भी एक अहम सूबा है, खुसूसन कराची जो बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहाँ पे वैसे ही इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मुल्क भर से, और ये भी बताया जाता है कि गैर मुल्की यहाँ पर काफ़ी तादाद में हैं। सो बाकर साहब, क्या कोई आदाद व शुमार अभी तक हैं आपके पास कि कितनी बड़ी तादाद में ये पूरे सिंध में एग्जिस्ट करते हैं जिनका इनखला जो है वो 31 तक करना है? इसमें बहुत बड़ी तादाद है, अलबत्ता इस सिलसिले में अभी और काउंटिंग जारी है और एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, तो तादाद बहरहाल बहुत बड़ी है। इसके अलावा मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ का और जिक्र कर दूं, जब कराची के मसाइल और कराची के मामलात का जिक्र होता है तो उसमें जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको फैक्टर इन नहीं किया जाता। ये कराची वाहिद शहर है जो इतने बड़े तादाद में मुल्की और गैर मुल्की नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स की मेहमानदारी कर रहा है और उनके लिए नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। ये फैक्टर इन नहीं होता और ये भी हमारे पूरे सिस्टम पे एक खासा बर्डन है। अच्छा, ये जब हम कहते हैं कि गैर मुल्की जिनको हमें वापस भेजना है, ज़्यादातर अभी तक पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, क्योंकि तादाद ये बताई गई थी हुकूमत वक्त की जानिब से कि ज़्यादा तादाद अफ़गान बाशिंदों की है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कराची, जैसे कि आपने जिक्र किया, यहाँ पे बंगालीज़ भी बसते हैं, सिन्नलीज़ भी हैं, बर्मीज़ भी हैं, तो क्या उनके स्टेटस को भी चेक किया जा रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो हुकूमत का काम है कि जो गैर मुल्की हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात नेसेसरी होनी चाहिए, और क्योंकि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है और हमारी सिविक ह्यूमैनिटीज़ पे भी बहुत बोझ है और दीगर मसाइल भी हैं, क्राइम भी बढ़ रहा है, तो लिहाजा यकीनन फोकस पे तमाम जो हैं वो गैर मुल्की हैं। अच्छा, कोई मैकेनिज्म, कोई लाहे अमल सर तय किया गया हो कि किस अंदाज से करना है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कराची के हवाले से खबर थी कि नीलम कॉलोनी में एक कॉमिंग ऑपरेशन किया गया और काफ़ी तादाद में अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया है। इसमें मैं अर्ज़ करूं कि एक तो पॉलिसी मुरतब हो रही है और दूसरे जो ऑपरेशन हो रहा है वो मेनली उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है जो मुख्तलिफ क्राइम में और ख़ास तौर पे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं लोग। फ़िलहाल ये हिकमत अमली है। अच्छा, मकबूल बाकर साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि जब हम बात करते हैं, क्योंकि अफ़गान बाशिंदे बड़ी तादाद में हैं और इसी पर ज़्यादा हम देख भी रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 17,30,000 के करीब हैं जो इल्लीगल पूरे पाकिस्तान में हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, कई तो हमारे यहाँ कारोबार में भी हैं और कराची में तो बड़े बड़े कारोबार हैं, चाहे वो शोरूम्स के हो, कपड़े के हों, और भी न जाने किस किस किस्म के कारोबार हैं जो अफ़गान बाशिंदे कर रहे हैं। सो इसके हवाले से कोई हिकमत अमली तय की गई एपेक्स कमेटी में कि किस तरह से चेक किया जाएगा इन कारोबार को? अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है और इस सिलसिले में पॉलिसी मुरतब हो रही है, इनके क्रेडेंशियल्स देखे जाएंगे, इनके पर्टिकुलर्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद कोई मुख्तलिफ फेजेस में इनसे कैसे डील किया जाए ये अभी पॉलिसी मुरतब हो रही है, इसकी डिटेलिंग अभी होना बाकी है। अच्छा, एंड द ब्रीफिंग दैट हैज़ बिन गिवन और द प्रेजेंटेशन अब तक जो दी गई हैं उसमें किस किस्म की, किस नौयत के क्राइम सामने आ रहे हैं जिसमें गैर मुल्कियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ है? जी, ये मुख्तलिफ नौयत के क्राइम हैं, इकनॉमिक क्राइम भी हैं, फ़िज़िकल क्राइम भी हैं, डकैतियाँ भी हैं, चोरियाँ भी हैं, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, उसके अलावा ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग है, इलीगल परचेज ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ है, ये चीज़ें मेनली सामने आई हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और काफ़ी शिद्दत से हैं। आपने जिस किस्म के क्राइम्स बताए हैं, इलीगल परचेज ऑफ एसेट्स, ये भी बड़ा इसका जिक्र है, क्योंकि रियल एस्टेट का जब हम जिक्र करें तो सिर्फ कराची को अगर हम देख लें तो
बड़ी रियल एस्टेट है जिसपे इलीगल मनी पार्क्ड हुई है। ये कुछ साल पहले भी इसका जिक्र हुआ था। जी हाँ, इसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा पार्क हुई है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट्स भी हैं, कब्ज़े भी हैं। स्टेट लैंड पे भी कब्ज़ा है, प्राइवेट लैंड्स पे भी कब्ज़े हैं। ये भी एक बहुत संगीन सूरत हाल है और जो राइटफुल ओनर्स हैं इन लैंड्स के, वो मुकम्मल तौर पे डेप्रिवेशन का शिकार हैं इन लोगों की एक्टिविटी की वजह से। तो मकबूल बाकर साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है कि ये एक दिन में तो होता नहीं है, ये जो ख़राबी है इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, और उस वक्त तो आंखें बंद कर ली गई थी। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास है टू डील विद इट, या इस वक्त क्योंकि आर्मी इज़ ऑन बोर्ड एंड दे हैव टेकन लाइक अ काइंड ऑफ सेंटर स्टेज, इसलिए ये ज़्यादा मुमकिन हो पा रहा है? मैं अर्ज़ करूँ कि क्योंकि इतना जाइजेंटिक टास्क है ये, और जिस तरह आपने फरमाया कि ये क्रॉनिक किस्म की एलिमेंट है, तो यकीनन हमें मदद की तो ज़रूरत दरकार है, और इसीलिए बहुत एहतियात से प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्कीमिंग के बाद हम इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और अब तक जो डॉलर के हवाले से, क्योंकि बेहतरी भी आई है, बेहतर समरात भी आए हैं, और यही कहा जाता है कि कराची में बड़ी लाइक मेजर इसके ऊपर मजीद क्रैकडाउन्स होने को हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉलर माफिया। कई जगहों के ऊपर सर ये भी इत्तलात थी कि घरों में छापे, तकिया गिलाफों से डॉलर निकल रहे हैं, गैर मुल्की करेंसी निकल रही है। क्या बड़ी मछलियों पे भी हाथ डाला जाएगा? मैं अर्ज़ करूँ कि नहीं, हम घरों पे किसी किस्म का फिजिकल इंटरवेंशन हरगिज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन जो साइंटिफिक तरीके हैं, अकाउंट्स चेक हो रहे हैं, और दीगर जो ज़राए हैं, FIA अपने तौर पे काम कर रही है, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने तौर पे काम कर रही हैं, और जो रेलेवेंट इदारे हैं वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। किसी की प्राइवेसी या किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इसमें इंतहाई सेंसिटिव मामला है और एहतियात से काम लिया जा रहा है। Any sort of data that is available कि अभी यहाँ पर और मतलब ये डॉलर के हवाले से बड़ी बड़ी अभी बाकी हैं जहाँ पर आपने क्रैक डाउन करना है? इस सिलसिले में मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद है, और जिस तरह हम प्लान कर रहे हैं, उम्मीद हमें यह है कि हमें डॉलर की अच्छी खासी रिकवरी होगी, या डॉलर खुद सरेंडर होगा या अकाउंट्स में आएगा, क्योंकि हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते, ना ही किसी को डिप्राइव करना चाहते उन डॉलर्स की वैल्यू से। जो उनकी वैल्यू है वो लोगों को मिलेगी जो उसके लॉफुल ओनर्स हैं, जो पजेस करते हैं लॉफुली, इंशाल्लाह। ओके, ऑलराइट। वैसे अब तक देखा गया है कि रज़ाकाराना तौर पर लोग सामने लेकर आ रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर है व्हेन यू ब्रिंग इट टू लाइट, तो फिर आपको बताना भी होता है कि आपने कहाँ से हासिल किए थे। मेरे ख्याल से जो लोग ला रहे हैं उनसे बस सीधा सीधा फ़िलहाल तो यही है कि वो इसको एक्सचेंज करें पाक रुपीस से, और उनको मौका दिया जा रहा है ये। अच्छा, ओके। जो होर्डिंग का आपने जिक्र किया था जब क्राइम्स आप बता रहे थे मकबूल बाकर साहब, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें क्या स्मगल होके बरास्ता बलोचिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जा रही थी, या यहीं पर होर्डिंग करके वो प्राइस को जिस तरह से हाइक करना होता है उसके लिए किया जा रहा था? नहीं, लोकल पर्पसेस के लिए भी होल्डिंग हो रही थी, और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान तो स्मगलिंग काफ़ी कसीर तादाद है कमोडिटीज़ की, इंक्लूडिंग डॉलर्स, जो कि अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा था। और एक ट्रांजिट जो है ट्रेड, उसका भी बड़ा वो है कि अफगानिस्तान के नाम से उनको अलाउ किया जाता है अफगानिस्तान जाने के लिए विदाउट ड्यूटी, लेकिन वो सारा माल जो है वो किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान में ही लैंड हो रहा है, और उससे भी हमें काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। ओके, और इसके लिए व्हाट्स दी जो आपकी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें आर्मी चीफ की इस हवाले से कोई खुसूसी हिदायत थी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द आर्मी इसमें बड़े क्लियर हैं कि हम जो कुछ भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ इस हवाले से कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, और वी विल नॉट लेट एनीबडी थ्राइव एट आवर कॉस्ट। बिल्कुल हरगिज़ भी हम इजाज़त नहीं देंगे अपनी एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि हमने काफ़ी बर्दाश्त किया, हमने काफ़ी मेहमानदारी भी कर ली, काफ़ी अकोमोडेट भी कर लिया, काफ़ी पहलू तही भी कर ली, लेकिन अब सैचुरेशन है, हमारे पास गुंजाइश नहीं, हमारे अपने एग्जिस्टेंस का मसला है। ओके सर, 31 अक्टूबर अगर देखा जाए तो ये डेट फीजिबल आपको लगती है? बिकॉज जैसे आपने कहा इट्स अ क्रॉनिक इशू एंड इट्स जाइगेंटिक, इट्स नॉट ईजी।
जी हाँ, 31 तक अच्छा खासा टाइम है और इसको वॉच किया जा रहा है, और अगर कोई एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत हुई तो वो भी मुमकिन है कि हो। लेकिन बहरहाल मैं इस सिलसिले में इसको ऐलान ना समझा जाए हरगिज़ भी, ये मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन इंशाल्लाह 31 पे ही इस पर अमल दरामद होगा। अच्छा, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कच्चे के जो डाकू हैं सिंध में, कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, जाहिर है इसकी डिमांड भी बड़े अरसे से है, बड़ा इसके अंदर हमने देखा है अगवा बराए तावान होते हुए, और जिस वक्त निगरान सेटअप आया इन प्लेस इन सिंध तो उसके बाद हमने वजारत दाखिला को भी यहाँ की यही कहते सुना, काबीना ने भी अप्रूवल दे दिए। तो क्या ये ऑपरेशन का आगाज़ हो गया या अभी भी प्लानिंग फेज में है? नहीं, ऑपरेशन है, उसकी सिटी में हो सकता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इजाफा होगा, और माशाल्लाह काफ़ी मौसर है और काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं। मुझे कल ही आईजी साहब ने मुतला किया कि इस वक्त कोई एक भी एबडक्टी डाकुओं के कब्ज़े में नहीं है, सब लोग रिलीज़ हो चुके हैं, और इस अरसे में जितने भी लोग रिलीज़ हुए हैं वो माशाल्लाह बग़ैर रैंसम के हुए हैं। और देखिए, किडनैपिंग में एक तो फोर्सफुल एबडक्शन है, किडनैपिंग है, और एक ये कि हनी ट्रैप है, उसमें भी लोग आ जाते हैं, वो ज़रा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बहरहाल उसकी भी रोकथाम की कोशिश हो रही है। अच्छा, तो ये जैसे अगवा बराए तावान हो गया या डाकू जो है किसी मकसद के लिए करते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इनके पीछे ज़रा बड़ी सियासी शख्सियात हैं जो उनको हमेशा सपोर्ट करती आई हैं इन कच्चे के इलाके में जो डाकू ऑपरेट करते हैं, जो गैंग्स हैं। देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक मैं नहीं कह सकता कि सियासी शख्सियात हैं, लेकिन अलबत्ता वहाँ के कुछ लोकल हैं, आप उन्हें सरदार कह लें या किसी भी नाम से पुकार लें, चंद लोगों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो किसी न किसी अंदाज में इनकी हौसला अफजाई और इनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देते हैं, और वी आर टेकिंग केयर ऑफ सच पीपल ऑल्सो। ओके, बिकॉज जाहिर है कि जो डाकू ऑपरेट कर रहा है, दी एग्जीक्यूटर, पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड या कोई नेटवर्क तो जरूर होगा ना, कि वो पैसे का इस्तेमाल फिर होता कहाँ है, किस किस को जाता है। जी हाँ, हर बड़े क्राइम के पीछे कुछ ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं और एक नेटवर्क यकीनी होता है, उसमें प्लानिंग भी होती है, उसमें रिसोर्सेज भी होते हैं, उसमें कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन भी गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बज़ाहिर सो कॉल्ड ताकतवर लोग, कहीं सरदार कह लें, किसी नाम से कह लें, तो जो अगर हैं तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। इसमें भी हम एहतियात से काम ले रहे हैं कि बिला वजह किसी पे ना तो इल्ज़ाम आए, ना किसी के साथ नाजायज़ सख्ती हो। ओके, ये भी बताइएगा मकबूल बाकर साहब, बिकॉज यू सर्व्ड इन सिंध एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट, न्यूमरस केसेस आपके सामने भी आए हैं इसी किस्म की, क्राइम से रिलेटेड हो, करप्शन से रिलेटेड हो। सिंध के बारे में जो ये कहा गया कि हर महकमे में करप्शन है, वंस यू हैव टेकन ओवर एज द केयरटेकर सीएम, आप समझते हैं कि ये बात सच है और वाकई करप्शन काफ़ी सरायत कर चुकी है? मैं अर्ज़ करूँ, करप्शन तो खुदा मतलब अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी सराहियत कर गई है, और ये पूरे मुल्क में करप्शन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी वक्त कहीं ज़्यादा होती है, किसी वक्त कहीं कम होती है, बट हम करप्शन के लिए बिल्कुल, हमारी पॉलिसी भी है और उस पर अमल पैरा भी हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी महकमे में कहीं भी मुकम्मल कोशिश व काविश की जा रही है, सारी तंबीह भी की जा रही है, मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, लोग ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। आपके इल्म में गालिबन होगा, आप जर्नलिस्ट हैं और वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 7 लोग रिसेंटली पोस्ट हुए थे, उनको मैंने फ़ौरन जो हमारे रेलेवेंट मिनिस्टर साहब हैं उन्हें डायरेक्शन दी। मैंने कहा कि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली करप्शन में इन्वॉल्व है, इनको फ़ौरन पोस्ट आउट किया जाए, इंक्वायरी की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे मेरे अहकामात पे अमल दरामद किया और अमल दरामद हो चुका है। इसी तरीके से मैंने कई और महकमों में इनएफिशिएंसी, इरेगुलरिटीज़ और दीगर बातों को देखते हुए सस्पेंड किया है, और वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन इस एहतियात के साथ कि कोई बेगुनाह इसकी जद में ना आए। कोई हम कोई मतलब कोई एक स्प्री पे नहीं है, बहल एहतियात से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये करप्शन को हम वीड आउट जितना कर सकते हैं इस कलील अरसे में और इन महदूद इख्तियारात के साथ वो ज़रूर करें, और ये मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। यहाँ पर पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। मकबूल बाकर साहब, ये भी फिर बता दीजिए, पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत है इस निगरान सेटअप से, और टाइम एंड अगेन यू नो दे हैव मेंशन्ड इट ऑन आवर शो आल्सो, कि जितने भी उनके अप्रूव्ड मंसूबे थे तरक्याती, वो निगरान सेटअप ने रोक दिए हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं सिंध में, तो ये, और जबकि इलेक्शन की तारीख की अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई।
जी, मैं इसमें अर्ज़ करूं कि शुरू में कुछ खलल आया था, लेकिन इस सिलसिले में मैंने फ़ौरन मेजर्स लिए और डायरेक्शन मैंने दिए कि जहां पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फंड्स को रोकने का, वहाँ कतन फंड ना रोके जाएं, ख़ास तौर पे सोशल सेक्टर में। लेकिन कहीं कोई इम्पेडिमेंट या हिच आएगी तो हम उसको इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। बहरहाल कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कदगन हम हैं और कुछ थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज़ हैं, बट वील ओवरकम दैट। हम फुली कॉन्शियस हैं, ख़ास तौर पर सोशल सेक्टर पे पैसा नहीं रुकना चाहिए, हेल्थ पे नहीं रुकना चाहिए, इसी किस्म की दीगर जो मराहत हैं आवाम के लिए उस पर पैसा नहीं रुकना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश व काविश है, बल्कि इस सिलसिले में मैंने कुछ मेजर्स भी लिए, उनका जिक्र भी हुआ। और उसके बाद अब कहीं पे अगर कोई खलल है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको दूर किया जाए और फौरी तौर पे जहाँ जहाँ ज़रूरी है और वेलफेयर के जो मामलात हैं उसमें फंड में की तरसील में कतन कोताही या देर ना हो। अच्छा। ये मेरा अज़्म है और उसके बाद इंशाल्लाह मैं कारबंद हूँ और आप देखेंगे इसको। अच्छा, मकबूल बाक़र साहब, इस बहुत ही मुख्तसर अरसे में आप पर तनकीद भी हुई और वो तनकीद जो है वो इस हवाले से हुई कि जब यूनुस दागा साहब से फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लिया गया, विच इज़ विद यू, और उसके हवाले से बड़ी खबरें और पाक कॉरिडोर्स में बड़ी बातें हुई कि आप पर प्रेशर था, और प्रेशर भी पीपल्स पार्टी पर था के हवाले से था आप पर टू टेक द पोर्टफोलियो फ्रॉम हिम, बिकॉज वो एक ऐसी स्प्री पे थे जिसमें वो करप्शन खोल रहे थे उस मिनिस्ट्री की। जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, उसमें इसकी तरफ भी मेरा जहन था। वहाँ पे भी कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जिसकी वजह से मैं देखें, किसी को मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहा। बहरहाल आपने अभी निशानदही की कि फ़ंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसे ही सूरत हाल थी। वजूहात उसकी जो भी रही हो तो ये एक वजह थी, और इसके अलावा करप्शन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुई थी जिनको मैंने एनल करवाया, धागा साहब से ही करवाया, और वो उन्होंने कर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन अगर ये कहना बिल्कुल बेजा होगा, बेबुनियाद होगा, गलत होगा, और मैं यहाँ तक जाऊँगा कि बदनीयती पे मबनी होगा कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने कोई मेजर्स दिए थे करप्शन को कर्व करने के लिए, कोई ट्रांसफर्स और पोस्टिंग की थी, इसकी वजह से पोर्टफोलियो में कोई, अच्छा देखिए, पोर्टफोलियो में तब्दीली बड़ा रूटीन का मैटर है, बल्कि मैंने उनके पोर्टफोलियो में इजाफा किया है, उनको इंडस्ट्री भी दी है और एक आध और चीज़ भी दी है। रेवेन्यू जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी उनके पास है, गो के उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया रेवेन्यू में। जो उन्होंने पोस्टिंग्स की थी, ट्रांसफर किए थे, वो उन्होंने फ़ौरन एनल भी कर दिए। तो ये कतन बेबुनियाद बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का कहना है कि फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे थे, और अब फंड्स के हवाले से तो अब आपके सामने थोड़ी बहुत सूरत हाल सामने आई है इस गुफ्तगू में, तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस गुत्थी को ज़रूर सुलझा के जाइए। उस्मान डार साहब जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले एकदम मंजर आम पर इंटरव्यू देते हैं, और उनकी गिरफ्तारी की इत्तलात कराची में मलीर से थी, जिसको ओन किया था ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, जो सूबाई वजीर दाखिला हैं। कोर्ट में जब मामला गया तो पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, वी डिडंट टेक हिम। आप ही बता दीजिए, क्या उस्मान डार साहब कराची में मलीर से या कहीं और से सिंध में गिरफ्तार हुए थे? बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि वो कराची में रहे या कराची से गिरफ्तार हुए। मैं इससे कतन नावाकिफ़ हूँ। मेरे इत्तलात के मुताबिक या मेरे इल्म के मुताबिक वो इनकी गिरफ्तारी या इनका कराची में रहना नहीं है। ओह, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि निगरान वजीर दाखिला तो खुद उन्होंने कई टीवी चैनल्स के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कहा कि जी बिल्कुल हमने उनकी गिरफ्तारी की है, और बाद में आप भी कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता और आपके इल्म में भी नहीं। मैं आपसे सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं, और मैं उनसे पूछूंगा अगर उनके इल्म में है तो वो मुझे इस बात से मुतला करें और उसकी तफसीलात बताएं। मेरे इल्म में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, निगरान वज़ीर आला सिंध, फॉर बीइंग ऑन इन फोकस विद, जो इस वक्त एपेक्स कमेटी के हवाले से फैसले हैं और पूरे मुल्क में जिस किस्म के फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तारकीन वतन का इनखला, डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, उसके हवाले से सूबाई एपेक्स कमेटीज़ के भी इसी तरह से इजलास हो रहे हैं जिसमें हसास नौयत के फैसले लिए जा रहे हैं, और वो तमाम तर मेकनिज़म या पॉलिसी तरतीब दी जा रही है जिसके तहत आगे जो है वो बढ़ा जा रहा है, क्योंकि मकसद एक ही है कि किसी किस्म की जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं जो मईशत के हवाले से नुकसानदेह साबित होती आई हैं या हो रही हैं, उनके खिलाफ हर सूरत एक्शन लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल बी विद यू। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।